नमस्कार, मैं खुशी शाक्या स्वागत करती हूँ आप सभी का तरंग पॉडकास्ट सीरीज सवाल सेहत का में। आज इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ अवेयरनेस मंथ के बारे में। डायबिटीज़ अवेयरनेस मंथ हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि कैसे इस बदलती लाइफस्टाइल में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना ज़रूरी होता जा रहा है। और आज इस एपिसोड में डायबिटीज़ क्या है और हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं डॉक्टर अंशुल कुमार, जो कि वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी इन डायबिटीज़ के तौर पर कार्यरत है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नवंबर जो है वो डायबिटीज़ अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या है? डायबिटीज़ एक पैंडेमिक है। पैंडेमिक मतलब कि ये बीमारी बहुत सालों से चल रही है और बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में लगभग 1 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। और 1 करोड़ यानी कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो अडल्ट पॉपुलेशन में लगभग हर 10 में से 1 इंसान जो है वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। हम डायबिटीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं क्योंकि डायबिटीज़ एक हद तक एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हम ये बताना चाहते हैं कि क्या क्या इसके अंदर प्रिकॉशंस लिए जाएं, कब टेस्टिंग किया जाए, कैसे हम कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि डायबिटीज़ को समय पर कंट्रोल करके या फिर हम उसको प्रिवेंट भी कर पाएँ लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा। जी सर, जैसे अभी डायबिटीज़ में टाइप्स भी दिखाई देते हैं हमें, टाइप 1, टाइप 2, तो इनमें अंतर क्या है और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? डायबिटीज़ अगर हम मेजर बात करेंगे, ज़्यादातर केसेस हमको 3 तरह के दिखते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो आमतौर पर बच्चों में दिखता है, ये आमतौर पर 15 साल की उम्र तक दिखता है। इसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। ये ऑटो इम्यून बीमारी है और इसके अंदर इंसुलिन ना के बराबर होता है। हमको शुरुआत से ही बच्चों को इंसुलिन देना पड़ता है। आमतौर पर ये बच्चे जो हैं ये बचपन में ही प्रेजेंट करते हैं। यूजुअली प्रेजेंटेशन जो है या तो उनका वेट नहीं बढ़ रहा या हाइट नहीं बढ़ रही या फिर उनको एक बीमारी होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, वो उसके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ जो हम आजकल अडल्ट्स में बहुत कॉमनली देखते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ 15 साल की उम्र के बाद कभी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। यूजुअली इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे ओबेसिटी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या फिर पेरेंट्स को होना, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है बच्चों के लिए कि उनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। इसके अंदर जो इसका मेन कारण है वो है कि डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन तो बन रहा है शरीर में, परंतु वो ठीक तरह से एक्ट नहीं कर रहा, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और दूसरा, जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे बढ़ती है तो ये टाइप 2 और इंसुलिन का बनना भी कम हो जाता है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि तीसरा जो टाइप है डायबिटीज़ का वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी में होता है। जिनको पहले कोई हिस्ट्री नहीं होती डायबिटीज़ की, उनको प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम डिरेंज शुगर के साथ पकड़ा जाता है, वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। जी सर, अभी आपने इंसुलिन की बात की, तो इंसुलिन को लेकर भी लोगों में बहुत सारे भ्रम रहते हैं, डर बना रहता है, तो आप हमारे दर्शकों को ज़रा ये बताएं कि वो कितना ज़रूरी होता है। इंसुलिन देखिए, जैसे हमने अभी बताया, टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर जो बच्चों में होता है उनको इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो उनके लिए कोई दवाई, कोई गोली नहीं है जो हम दे सकते हैं। हमको शुरुआत से ही उनको इंसुलिन पर शुरू करना पड़ता है। बड़े लोगों में टाइप 2 डायबिटिक्स जो होते हैं उनके अंदर इंसुलिन यूजुअली हम एज एन एड ऑन थेरेपी इंट्रोड्यूस करते हैं, जब नॉर्मली दवाइयाँ जो ओरल टैबलेट्स हैं उनसे शुगर्स कंट्रोल नहीं होते। अब लोगों के अंदर एक बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इंसुलिन को लेकर। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक बार इंसुलिन पर चले गए तो वापस इंसुलिन से जा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आज के डे एंड एज के अंदर डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर दवाइयाँ बंद भी हो सकती हैं, जिसको हम रेमिशन बोलते हैं, कि डायबिटीज़ रहेगा आपको पर सिर्फ डाइट एंड लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर दवाइयाँ बंद हो सकती है तो बिल्कुल इंसुलिन भी बंद हो सकता है। दूसरा एक मिसकंसेप्शन होता है इंसुलिन को लेकर कि अगर इंसुलिन लग रहा है तो इंसुलिन से किडनी ख़राब हो जाएगी, जो कि एक बहुत फॉल्स मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इंसुलिन तो हमारा शरीर बना रहा है, इसकी कमी है शरीर के अंदर, शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना इंसुलिन नहीं बन पा रहा, इसलिए हमें बाहर से देना पड़ रहा है। तो इंसुलिन से कोई किडनी ख़राब नहीं होती, कोई ऐसा नहीं है कि इंसुलिन एक बार शुरू हुआ तो बंद नहीं हो सकता। ये मिसकंसेप्शंस प्रॉबेबली एक जगह से हैं जहाँ पर पेशेंट अगर डायलिसिस पे है तो उनके लिए हमारे पास कोई और दवा होती नहीं है देने के लिए, तो इसलिए हमको इंसुलिन पर उन मरीज़ों को रखना पड़ता है।
पर एक चीज़ को ध्यान रखना है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में जो मेन प्रायोरिटी है वो शुगर कंट्रोल है। वो है कि हमारा HbA1c, फास्टिंग, PP शुगर्स जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल रेंज में रहें ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इंसुलिन एक ज़रिया है वहाँ तक पहुँचने का। जी सर, अभी आपने डाइट और खाने पीने की बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारा जो खान पान है वो डायबिटीज़ में किस तरीके से उसको मदद करता है या उसे बढ़ावा देता है? जी, सो डायबिटीज़ के अंदर एक मेजर पोर्शन जो है, रिस्क फैक्टर जो है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो इंडिया में खासकर इंडिया में एक थिन इंडियन फैट फिनोटाइप होता है, यानी कि हमारा सेम BMI के ऊपर हम इंडियंस के अंदर ज़्यादा विसरल फैट है, मतलब हमारी एब्डोमिनल जो ओबेसिटी होती है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉकेशियन पॉपुलेशन। तो हमारे अंदर, हमारे इंडियंस के अंदर जो ओबेसिटी के लिए, ओवरवेट के लिए जो क्राइटेरिया है वो कम है। तो हमारे में BMI अगर 23 से ज़्यादा है तो इंडियंस को ओवरवेट या ओबीस बोला जाता है, जबकि वही कॉकेशियंस के अंदर ये 25 के ऊपर क्राइटेरिया होता है। तो इंडियंस में ये ऐसा क्यों है? इंडियंस के अंदर, हमारे इंडिया में प्रीडोमिनेंटली जो मील्स हैं उनके अंदर लगभग 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में भी हम यूजुअली पॉलिश्ड राइस, वीट ये यूज़ करते हैं। तो एक जो हम चेंजेस कर सकते हैं वो ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम किया जाए। एक जो हेल्दी डाइट होता है उसके अंदर हर मील में लगभग 50% जो मील्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बाकी के अंदर फैट, प्रोटीन ये मिक्स होना चाहिए। वो एक बैलेंस डाइट होती है। बट इंडियन डाइट प्रिडोमिनेंटली रोटी या चावल एक स्टेपल होता है जो कि 60 to 70% कवर करता है, तो उसको कम करना है। तो नंबर ऑफ़ चपातीज़, अमाउंट ऑफ राइस उसको कम करना है। दूसरा जो हम चेंज कर सकते हैं वो ये है कि हम जैसे हम जो गेहूँ यूज़ करते हैं उसके साथ साथ मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, इनको मिक्स करके रोटी बनाई जाए। चावल के अंदर हम ब्राउन राइस मिक्स कर सकते हैं। एक तो ये कारण है इंडियंस का कि इंडियंस बहुत डायबिटिक्स हो जाते हैं, जिस तरह खान पान का विषय आता है। दूसरा, इंडियंस प्रीडोमिनेंटली सेडेंटरी वर्कर्स होते हैं। हमारे अंदर हम फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं जितना बाकी प्रॉबेबली रेसेस हैं, तो इसलिए हमारे इंडियंस के अंदर डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, जहाँ पे डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी और जेनेटिक्स तीनों का बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है। अभी आपने बात की थी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, जो प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर देखने को मिलती हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इनका सामना कैसे कर सकते हैं? सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ आमतौर पर 20 हफ्ते की जेस्टेशन के बाद होता है। बट अब क्योंकि इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं ये बहुत लिमिटेड हैं, बहुत सीमित हैं, तो अब जो हम इंडिया में फ़ॉलो करते हैं वो बाहर की गाइडलाइन से अलग है। हम फर्स्ट कांटेक्ट में महिला को स्क्रीन करते हैं फॉर डायबिटीज़, उनका फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर 2 घंटे बाद का, और HbA1c कराया जाता है। अगर ये कुछ भी अब नॉर्मल रेंज में है तो उनको सीरियल फॉलोअप्स करने होते हैं। आमतौर पर जो हम डायग्नोसिस, हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हमें उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स देखने होते हैं। तो PCOS जो कि बहुत कॉमन है, वो एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ ही नहीं, वो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी इंट्रिंसिक एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर किसी महिला को हिस्ट्री है PCOS की तो उनको स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर पेरेंट्स के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है कि उनके मदर फादर दोनों को डायबिटीज़ है, या किसी एक को डायबिटीज़ है, उनके बड़े भाई बहन को डायबिटीज़ है, तो ये स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स हो जाते हैं, उनको भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों की रिस्क है। दूसरा, ये देखा गया है कि जिनका IVF होता है उनके अंदर ज़्यादा रिस्क होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का। आफ्टर 35 प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ जाता है, और यदि ये मान लीजिए दूसरा बच्चा है और फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ था तो उसका रिस्क भी सेकेंड प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये हुआ कि हम किनको स्क्रीन करना चाहते हैं। इसके अंदर ट्रीटमेंट में जहाँ तक बात है, हमको इंसुलिन है जो एकमात्र सेफ़ है, और हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की तरह इंसुलिन को यूज़ करते हैं। इसका मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर टाइप 1 के मुकाबले, क्योंकि इसके अंदर पहले तो टाइप 2 से जो अलग है वो ये है कि इसमें हमें इंसुलिन ही यूज़ करना होता है। दूसरा, इसके अंदर जो शुगर कंट्रोल है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो इसके अंदर हम अगर बात करेंगे प्री मील शुगर्स की या फास्टिंग शुगर की, तो वो 95 से कम होना चाहिए, और 2 घंटे बाद का शुगर 120 से कम, जो कि बहुत नैरो रेंज है मेंटेन करने के लिए। इसलिए खान पान पे, नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस पे बहुत ध्यान होना चाहिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, और मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के अंदर।
जी सर, अभी आप शुगर इनटेक की बात कर रहे थे, तो अगर हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि हम मीठा खाना कम कर दें या शुगर कम कर दें, चीनी बंद कर दें। तो क्या सिर्फ इतना करने से डायबिटीज़ से सामना कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक चीनी को बहुत बैड पब्लिसिटी मिला है जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है। जी। सो डायबिटीज़ कैलोरीज से होता है, तो कैलोरी इनटेक कम करना है। कैलोरीज अब हम सैचुरेटेड फैट्स की बात कर रहे हैं, तो घी, बटर, क्रीम, चीज़, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज है एज़ कम्पेयर टू शुगर। तो सिर्फ शुगर कम करने से डायबिटीज़ प्रिवेंट नहीं हो सकता, या डायबिटीज़ हम हो नहीं सकता ज़्यादा खाने से। हमको डाइट के अंदर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करना है, खासकर सैचुरेटेड फैट्स, एनर्जी डेंस फूड्स जो होते हैं, या फिर अब हम ट्रांस फैट्स के बारे में सुनते हैं, जो फ्राइड जो जंक फूड है, उनका मात्रा कम करना है। कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट होना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी रोज़ाना कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक बहुत ज़रूरी है। एक्सेस एब्डोमिनल फैट, सो इंडिया के अंदर हम बात करेंगे तो एब्डोमिनल जो वेस्ट साइज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिस्क फैक्टर। तो मेल्स के अंदर वो 90 सेंटीमीटर से कम और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से कम मेंटेन करना। अगर उससे कम रहता है तो एक रिस्क फैक्टर है जो हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं। दूसरा BMI है वो 23 के नीचे रखना चाहिए। तो एक संतुलित हमारा रहन सहन होना चाहिए जहाँ एक्सेस कैलोरी इनटेक नहीं हो रहा, फिज़िकल एक्टिविटी है और वेस्ट साइज़ मैनेज कर रहे हैं। जी सर, एक क्राइटेरिया आता है एज क्राइटेरिया, जब डायबिटीज़ में जुड़ जाता है। लोग कहते हैं कि इस एज के बाद आपको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जैसे बच्चों को या मेरे से छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ हो? जी एब्सोल्युटली। सो आजकल जो मैं देख रहा हूँ, हम क्लिनिक पे देख रहे हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स देख रहे हैं, उनका एक डिस्टिंक्ट चेंज हुआ है पॉसिबली कोविड के बाद, जहाँ पर जो एज है डायग्नोसिस का, फर्स्ट डायग्नोसिस का, वो कम हो गया है। सो आमतौर पर अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल गाइडलाइंस की, सो एक अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको स्क्रीनिंग जो होता है वो यूजुअली हम 30 के बाद शुरू करते हैं। ICMR गाइडलाइंस बोलती है, जो इंडियन गाइडलाइंस हैं वो बोलती हैं कि हमको 25 के बाद स्क्रीनिंग आइडियली शुरू कर देना चाहिए इंडियंस के अंदर। अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं तो 3 साल में एक बार, अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो हर साल। अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर्स के अंदर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अगर BMI ज़्यादा हो पेशेंट का, फैमिली हिस्ट्री हो, फीमेल्स के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ या PCOS की हिस्ट्री हो, या फिर कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस होते हैं जो हम बोलते हैं। तो जैसे गले के ऊपर एक वेलवेटी ब्लैक निशान होता है जिसको एकांथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं, अगर वो है, या फिर जो मस्से या स्किन टैग्स होते हैं वो हो रहे हैं, तो इन बच्चों को या इन अडल्ट्स को स्क्रीन रेगुलरली करना ज़रूरी है। अब जहाँ तक है कि कब होता है, सो यूजुअली जो पीक प्रेवलेंस है वो अब इंडिया के अंदर लेट 40s अर्ली 50s है, जो कि लगभग 10 साल पहले है बाहर की पॉपुलेशन के मुकाबले। बट जो हमारे रीसेंट डेटाज हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रॉबेबली ये जो एज ऑफ डायग्नोसिस है ये और कम हो रहा है। ये जब स्पेशली जब कोविड के बाद हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम का एक बहुत कल्चर आ गया है, तो उसकी वजह से फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है और लोगों के अंदर ओबेसिटी का भी इंसिडेंस बढ़ रहा है। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कुछ सिम्टम्स की बात की। हमारे आसपास हम लोगों को देखते हैं कि उनको सिम्टम्स नज़र आते हैं लेकिन वो उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे कौन से प्राइमरी सिम्टम्स हैं जिनको हमें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? ओके, सो डायबिटीज़ के अंदर हम सिम्टम्स जो होते हैं, जो क्लासिकल डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं, उनको हम ऑस्मोटिक सिम्टम्स बोलते हैं। इस कारण से हो रहे हैं कि शुगर लेवल्स अपने में हाई हैं। तो इनमें 3 सिम्टम्स का एक बहुत जिक्र होता है। एक होता है कि भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, या फिर यूरिन ज़्यादा आना। तो ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जिन सिम्टम्स से हमें एक शक होना चाहिए वो है कि इनवॉलंटरी वेट लॉस, कि पेशेंट बहुत सालों से कोशिश कर रहा है, ओबीस पेशेंट है, बहुत सालों से कोशिश कर रहा है वेट लॉस की, बट अब्रप्टली कुछ चेंज नहीं हुआ, ना डाइट ना एक्सरसाइज, और वेट लॉस होना शुरू हो गया। एक होता है कि पेशेंट को बहुत सारे रिकरेंट नॉन हीलिंग इन्फेक्शंस होने लगे, कि स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं पेशेंट को, या फिर कोई फुंसी है या फोड़ा है जो हील नहीं हो रहा, या चोट है जो हील नहीं हो रही। ये भी एक लक्षण है कि प्रॉबेबली हो सकता है डायबिटीज़ हो रहा हो। या फिर रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन हो रहा हो पेशेंट को, स्पेशली यूरिन का बात करेंगे तो जेनाइटल एरिया के अंदर फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं डायबिटिक्स के अंदर। इसके अलावा ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है,
हेयर फॉल हो सकता है। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके अंदर एक प्रॉपरली अगर आप ओबीज हैं, आपको रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो एक डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग शायद ज़रूरी है इस समय। जी सर, अभी शुगर की बात हो रही थी, तो कई लोग जो होते हैं डायबिटीज़ और शुगर को भी मिसकंसेप्शन में डाल देते हैं कि एक ही चीज़ है, तो ये कैसे अलग है? ओके, सो डायबिटीज़ और शुगर, हाई शुगर लेवल्स को डायबिटीज़ बोलते हैं, जो हम, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि चीनी के अंदर ही शुगर होता है। नमकीन बिस्किट, जो लोग सोचते हैं कि हम नमकीन बिस्किट खा लेंगे और बहुत उसमें तो शुगर नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कैलोरीज़ है। तो इसको प्रॉबेबली हम अगर बोले कि डायबिटीज़ शुगर की बीमारी है, उसके इससे ज़्यादा ये कैलोरीज़ की बीमारी है। ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है जिसके अंदर हमारा शरीर, हालांकि हम खा रहे हैं खाना, पर उस ग्लूकोज़ को जो वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज़ में, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक रिलेटिव कमी है इंसुलिन की शरीर के अंदर। तो यहाँ ये शुगर की बीमारी ना होकर ये इंसुलिन डेफिशिएंसी या इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी है। जी सर, आपने हमें बहुत कुछ बताया। अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे संदेश दें जिससे वो डायबिटीज़ के खतरे से बचें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ के अंदर एक हेल्दी लाइफस्टाइल निभाना। हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर खाना पीना अपना नॉर्मल नियंत्रित खाना चाहिए, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कैलोरिक इंटेक होना चाहिए। उसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक यंगस्टर्स का चैनल है, तो हम यंगस्टर्स के बारे में बात करेंगे, तो आपका एटलीस्ट डेली का 1 आवर का हमको रिगरस फिज़िकल एक्टिविटी। अब रिगरस क्या होता है कि आपका जितना एज है उसके अकॉर्डिंग आपको हार्ट रेट अचीव करना है, तो वॉकिंग एक फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होता है, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है या फिर आपके बड़े भाई बहन को डायबिटीज़ है, तो आपका खुद का स्क्रीनिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। लड़कियों में PCOS एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का, तो अगर ऐसा हो तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 25 साल की एज के बाद रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर नेगेटिव भी है स्क्रीनिंग हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के अंदर, तो उनका ईयरली टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो 3 साल में एक बार डायबिटीज़ की जाँच 30 साल की उम्र के बाद ज़रूरी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए स्टूडियो RLAC। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।